आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। फरवरी 1967 देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। बंबई साउथ की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सदाशिव कान्होजी पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसी दौरान पत्रकार के विक्रम राव ने एसके पाटिल से पूछा कि पाटिल साहब, आप तो बंबई के बेताज बादशाह हैं। सुना है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कोई म्युनिसिपल काउंसलर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। यह सुनकर एसके पाटिल ने एक ठहरी हुई आवाज में पत्रकार से पूछा, कौन है यह म्युनिसिपल काउंसलर? राव ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस से एक और सवाल दाग दिया। बोले, आपको कोई हरा तो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए अगर आप हार गए तो क्या होगा? इतना सुनना था कि एसके पाटिल बड़े गुरूर के साथ बोले कि अगर भगवान भी आ जाएं तो मुझे हरा नहीं सकते। इस घटना के अगले रोज बंबई के अखबारों की हेडलाइन थी, इवन गॉड कांट डिफीट मी, सेज पाटिल। ये बात जब पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उस म्युनिसिपल काउंसलर को पता चली तो इस बयान के विरोध में बंबई में पोस्टर छपवाए गए। लिखा था, पाटिल कहते हैं भगवान भी नहीं हरा सकते, लेकिन आप हरा सकते हैं इस शख्स को। इस पोस्टर को लेकर लोकसभा चुनाव में खूब हल्ला कटा। चुनाव हुए, परिणाम आए तो सदाशिव कान्होजी पाटिल 42,000 वोटों से हार चुके थे। जीतने वाला शख्स था म्युनिसिपल काउंसलर, नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। अखबारों की भी परेशानियों को हम समझ सकते हैं। क्यों लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में अभी एजेंडा तय किया करके बोलना है? कौन सा एजेंडा है देश में? आज देश में पहला एजेंडा है सामाजिक न्याय का। लोगों को तय करना है, और जो राय इस चुनाव में आएगी वो चुनाव लोगों के चेहरे देखकर। किसी ने आज हमसे कहा कि वो राजीव गांधी बोलेगा कि क्या कांग्रेस ही क्या मजबूत सरकार दे सकती है। अब कांग्रेस मजबूत सरकार दे और राजीव गांधी ये बात को कहे, इससे बढ़कर कोई हास्यास्पद चीज दुनिया में भी बची नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप आज तक रेडियो का बेहद खास प्रोग्राम सुन रहे हैं, नामी गिरामी। और आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस की। भारतीय राजनीति का वो चेहरा जिसे कोई अनथक विद्रोही कहता है तो कोई अपने सिद्धांतों से खिलवाड़ करने वाला नेता। किसी को जॉर्ज में लोहिया जैसी बगावत नजर आती है तो किसी को बगावत के पीछे छिपा एक मजबूर शख्स दिखाई पड़ता है। जॉर्ज में सत्ता से भड़ जाने का जज्बा तो था ही, लेकिन ताकत के लिए उन्होंने अपने उसूलों से समझौता भी कर लिया। अगर वो 60-70 के दशक का गरजता शेर था तो अपने आखिरी साल गुमनामी में गुजार देने वाला सियासत का बूढ़ा सिपाही भी था। आजादी के बाद 3 वेतन आयोग आ चुके थे, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के वेतन में कोई दर्ज करने लायक इजाफा नहीं हुआ था। नवंबर 1973 को जॉर्ज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष बने और यह तय किया गया कि वेतन बढ़ाने पर हड़ताल की जाएगी। 9 मई 1974 को हड़ताल की तारीख तय की गई। रेलवे कर्मचारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। कुछ रोज बीते मगर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और यहीं से शुरू हुई हड़ताल की असली कहानी। सरकार के रवैये से नाराज जॉर्ज ने हड़ताल में अब टैक्सी ड्राइवर, इलेक्ट्रिसिटी यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियंस को भी जोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद जो हड़ताल सरकार को मामूली नजर आ रही थी, अब वो उसके सिर का दर्द बन चुकी थी। गया में रेल कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ पटरियों पर कब्जा कर लिया। जगह जगह पटरियां उखाड़ी जाने लगी, ट्रेनें रोक दी गई। खुद जॉर्ज पटरियों पर जाकर बैठ गए। नतीजा यह हुआ कि रेलवे कर्मचारियों मजदूरों के गुस्से से पूरे देश का चक्का जाम हो गया। उधर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी इंदिरा गांधी हर हाल में इस हड़ताल को खत्म करना चाहती थी। तो शुरू हुई हड़ताल को कुचलने की कवायद। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक खुलवाने के लिए सेना तैनात कर दी गई। लाठी चार्ज करने के आदेश दे दिए गए। 30,000 से ज्यादा मजदूर नेताओं को जेल में डाल दिया गया और देखते ही देखते एक हड़ताल को पूरे दल बल के जोर पर दबा दिया गया।
कुछ दिनों पहले तक गरज रहा आंदोलन अचानक शांत हो गया, मगर इसके साथ ही एक नेता का उदय हुआ, जिसके इशारे पर उसके समर्थकों ने पूरा देश रोक दिया था, जिसे उसके चाहने वाले जॉर्ज द जायंट किलर कहकर पुकारते थे। लेकिन मजदूरों के लिए किसी भी हद तक लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहने वाले जॉर्ज को सोशलिस्ट नेता जेबी कृपलानी की डांट भी खानी पड़ी थी। क्या था वो किस्सा, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी से सुनिए। हमारे पिताजी को 1980 उसी समय 78 या 79 में उनको कैंसर हो गया था, तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो दाखिल थे। जॉर्ज आए मिलने के लिए और जॉर्ज को छोड़ने के लिए हम निकले, तो जॉर्ज साहब ने ही बताया, वो प्राइवेट वार्ड एम्स का जो है उसमें नीचे कृपलानी जी थे, हमको जानकारी नहीं थी। जॉर्ज साहब ने ही कहा कि चलो दादा से मिल लें, क्योंकि दादा मैंने तो बताया कृपलानी जी। तो हम लोग जैसे दरवाजा मैंने उनके कमरे का खोले, देखा सामने कृपलानी जी जो है अपने बेड पर ये करके बैठे थे, सामने अखबार खुला हुआ था और ऐसा उन्होंने कृपलानी जी ने जॉर्ज को झाड़ना शुरू किया। उनका कोई बयान आया था सरकार की का आलोचनात्मक, और कुछ मजदूरों का कुछ इशू था, हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने डांटना शुरू किया और सीधे कहा कि तुम माने मंत्री है भारत सरकार में या ट्रेड यूनियन का लीडर है। तो ये कुछ बोलने लगे कि दादा हम कैसे उनको छोड़ देते हैं। कहा कि छोड़ दो, यहाँ क्या नाम है मंत्रिमंडल से हटो, जाके तुम ट्रेड यूनियन करो, लेकिन दोनों तुम करना चाहता है तो मंत्री भी रहेगा ट्रेड यूनियन भी करेगा। ऐसा झगड़ा कृपलानी जी ने कि कोई जवाब जो है जॉर्ज नहीं दे पाए। देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। बड़ोदरा डायनामाइट केस के बाद पुलिस की नजरों से हर बार बचकर निकलने वाले जॉर्ज को आखिरकार कोलकाता के एक चर्च में गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। इधर जॉर्ज के गिरफ्तार होते ही चर्च के पादरी ने तुरंत कोलकाता में ब्रिटिश और जर्मन डेप्यूटी काउंसलेट को फोन मिलाया। कहा जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ लिया गया है और एनकाउंटर में मार देने का प्लान बनाया जा रहा है। यह खबर तुरंत लंदन पहुंच गई। इंदिरा गांधी उस वक्त मॉस्को के दौरे पर थी और कुछ ही देर बाद एक एक कर 3 दफा इंदिरा के फोन की घंटी बजी। ये फोन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कलाघन, जर्मन चांसलर विली ब्रांड और ऑस्ट्रिया के चांसलर ब्रूनो कायस्की का था। इंदिरा से कहा गया अगर जॉर्ज को कुछ भी हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नतीजन जॉर्ज को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां कुछ ही महीने बाद उनके सांसद बनने की पटकथा लिखी जानी थी। जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में जेल में रहते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से जॉर्ज ने लोकसभा का चुनाव जीता और जैसे ही उनकी जीत की खबर साथी कैदियों को पता चली तो जेल में उत्साह की लहर दौड़ गई। पत्रकार के विक्रम राव जो खुद उस समय उनके साथ उस जेल में बंद थे, वो उस वक्त को याद करते हैं। वॉइस अमेरिका वाशिंगटन का एशियन ब्रॉडकास्ट आता था उस वक्त अंग्रेजी में। मैं छोटा सा ट्रांजिस्टर लेके गया था और जेलर ने परमिट कर दिया था कि इसको आप रखिए। तो सुबह मैंने करीब 3:45 बजे अपना ट्रांजिस्टर लगाया, देखे जॉर्ज का आगे की बात क्या हो रही है। तो उसमें एक सेंटेंस सिर्फ आया, मिस्टर यशपाल कपूर द पोलिंग एजेंट ऑफ इंदिरा गांधी हैज डिमांडेड ए रीकाउंट। अब यहाँ शब्द रीकाउंट बड़ा महत्वपूर्ण है। रीकाउंट कौन, पुनर्गणना की मांग कौन करता है? जो हार रहा है। तो समझ लो मैं तत्काल अपने जो 27 हमारे 100 कैदी थे, बैरक को 16 सबको मैंने जगाया और सब कहा जॉर्ज जीत गए। पहले मैं जॉर्ज को जगाया, फिर बाकी साथियों को जगाया और वहीं से धूमधाम वो दिवाली होली हुई उसी 18 तारीख की आधी रात को, अर्थात 19 मार्च की सुबह हो रही थी। तो सारे जेल मैंने गुंजाया कि जॉर्ज जीत गए, इंदिरा गांधी उधर हारी और इधर मुजफ्फरपुर में ये हो गया। इमरजेंसी के बाद इंदिरा की सरकार का पतन हुआ। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। 2.25 साल का समय हो चुका था। इस बीच चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच तलखियां बढ़ने लगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव से हुई, लेकिन मोरारजी देसाई सरकार में उद्योग मंत्री रहे जॉर्ज ने अविश्वास प्रस्ताव का जमकर विरोध किया और संसद में लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस भाषण के 2 दिन बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग होनी थी, मगर इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मोरारजी देसाई के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। बस एक रोज पहले अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने
अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चरण सिंह के खेमे में शामिल हो गए। ये मोरारजी देसाई के लिए किसी विश्वासघात से कम नहीं था। केंद्र में मोरारजी की सरकार गिर गई और सरकार के गिरते ही पूरे देश में जॉर्ज फर्नांडिस की थू थू होने लगी। उनके चरित्र, उनके सिद्धांतों पर सवाल खड़े किए जाने लगे। मजबूरन चौधरी चरण सिंह ने जॉर्ज को अपनी कैबिनेट में शामिल न करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर हुआ क्या था? जॉर्ज ने अचानक से पाला बदलने का मन क्यों बना लिया था? शिवानंद तिवारी इस बारे में बताते हैं। मोरारजी देसाई के पक्ष में उन्होंने भाषण किया, बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म का भाषण हुआ और अगले दिन सीधे पलट गए। तो हमने एक बार जब समता पार्टी का जमाना था तो उनसे पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो वो लगे बताने कि मधुलिमय जी को लेकर के, मधुलिमय जी के साथ काफी इनका माने उस तरह का इमोशनल किस्म का शायद रिश्ता था। कहे कि हम उनके यहाँ गए, हमने बात करना शुरू किया तो लगे रोने और बताने लगे कि देखो जॉर्ज, हम लोग कहाँ बैठे थे तो 5 चीनिया बादाम खाए थे। तो हमने पूछा कि भाई क्या चाहते हो बोलो, तो उसके बाद हम ना नहीं कर पाए। फिर साल आया 1994। इंदिरा के खिलाफ एकजुट हुआ जनता दल पूरी तरह बिखर चुका था। बिहार की राजनीति में अपना कद तलाश रहे नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल से अलग होने का फैसला किया और 14 सांसदों को लेकर समता पार्टी का गठन किया। कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। फैसला किया गया कि समता पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ में मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेगी। मगर यह जॉर्ज की सबसे बड़ी भूल थी। पार्टी चुनाव में बुरी तरह धराशायी हुई और बिहार में मुंह की खाने के बाद अब जॉर्ज की निगाहें वापस से केंद्र की ओर थी। अगले साल 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और एक वक्त आरएसएस के कट्टर विरोधी रहे जॉर्ज ने खुद बीजेपी की ओर गठबंधन का हाथ बढ़ाया और इसका लाभ भी उन्हें मिला। वो देश के 22वें रक्षा मंत्री बनाए गए। तो कभी समाजवादी रहे जॉर्ज अब दक्षिणपंथी बीजेपी के विश्वास पात्र हो चुके थे। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन की हत्या करने वाले दारा सिंह को डिफेंड किया था। इसी से जुड़ा एक वाकया है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और जॉर्ज के मित्र रहे प्रभात रॉय बताते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख जब हुआ जब उन्होंने जॉन स्टेन्स, वो जो ग्रैहम स्टेन्स की हत्या की। वो लेप्रोसी के लिए काम कर रहा था 30 साल से उड़ीसा के छोटे से गांव में। उनकी जलाकर हत्या कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंड कर रहा है। यहाँ मेरे को लगा कि अब खत्म हो गया सब कुछ। मैं गया उनके पास, मैं उन दिन हुकूमत में था। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जॉर्ज आप तो हमारे हीरो थे, आज हमारा दिल टूट गया। सारी गलती हमने आपकी माफ की और अब नहीं माफ करेंगे आपको पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार किया। कैथोलिक क्रिश्चियंस को उसका क्या गुनाह था? वो तो ऑस्ट्रेलिया से आया था हिंदुस्तान की सेवा करने। क्या क्रिश्चियन होना गुनाह है इस देश में? मुसलमान होना गुनाह है इस देश में? कौन सा आरोप था बताइए? आप निकालिए फाइल, होम मिनिस्ट्री की फाइल लाइए जहाँ ये लिखा होगी ये कोई मतलब किसी उसका जासूस था। किस आधार पे आप डिफेंड कर रहे हैं? 13 मार्च 2001 को खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया। स्टिंग को नाम दिया गया ऑपरेशन वेस्ट एंड। इसके जरिए हथियार सौदे में होने वाले घोटाले का खुलासा हुआ था। तब देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर से शुरू हुई पड़ताल सरकार और सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष तक पहुंच गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को इसके बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्टिंग में जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी सहयोगी और समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जया जेटली 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिख रही थी। इसके छींटे जॉर्ज पर भी पड़े। उनकी पार्टी को 2.5 लाख रुपए पहुंचाए गए थे। एक दौर में भ्रष्टाचार के लिए मोर्चा खोल देने वाले जॉर्ज के खिलाफ अब देश में आवाज उठने लगी थी। नतीजन जॉर्ज को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस फुकन कमेटी बनी। कुछ महीने बाद कमेटी का फैसला आया और जॉर्ज को क्लीन चिट दे दी गई। तमाम आलोचनाओं के बीच जॉर्ज की वापसी हुई और वे एक बार फिर रक्षा मंत्री के पद पर तैनात हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने साल 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनाव जीते और इस दौरान उन्होंने कई बड़े मंत्रालय संभाले, जिसमें रक्षा, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और रेलवे मंत्रालय का नाम शामिल है। लेकिन साल 2004 के बाद से जॉर्ज का सियासी सफर अवसान की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान वो अल्जाइमर के शिकार हो गए थे। याददाश्त धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगी। जॉर्ज बूढ़े हो चले थे।
गुमनाम हो चुके जॉर्ज का जीवन कैसा रहा था, ये उनके दोस्त के विक्रम राव बताते हैं। जॉर्ज के अंतिम क्षण तो बड़े दुखमय रहे। मुझे याद है बम्बई में एक बार हड़ताल के समय जॉर्ज रेल की पटरी पर लेट गए थे लोकल ट्रेन की, और उन्हें जबरदस्ती उठाया बम्बई पुलिस ने और लाठी मार मार के उठाया, तो उनके सर पे एक लाठी पड़ गई थी। उसकी वजह से उनका, मुझे लगता है, सेरिब्रा डैमेज हो गया, सेरिब्रा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा, याददाश्त उनकी कमजोर होती गई, और तब उनका नाम राज्यसभा में जया ने भेजा। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि एक आदमी जो बोल नहीं पाता क्यों जबरदस्ती उसको कर रहा है। लेकिन उसके पहले लोकसभा उपचुनाव जबरदस्ती लड़वाया जिया ने, जो बिल्कुल ही वो बोल नहीं पाते थे, और वो हार गए। वो बड़ा दुखदायी क्षण था हम जॉर्ज के मित्रों का, कि जो आदमी मुजफ्फरपुर से इतने जोरों से जीता था, वो अंतिम क्षण में जबरदस्ती लड़वा के हरवा दिया गया। तो एक राजनेता जिसे भारत की सियासत में हमेशा दो तरह के किस्सों में तौला जाएगा। एक जॉर्ज जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करता था, और एक जॉर्ज जो सत्ता के लिए लालायत होकर अपने उसूलों से समझौता कर बैठा था। मगर इसके बाद भी अगर भारतीय राजनीति का कोई बागी था तो उसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस उर्फ जॉर्ज द जॉइंट किलर। आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर हमें आपके फीडबैक का इंतजार है। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने, और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।